आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के मॉडल सेट 3 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको मॉडल सेट 1 और 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। और देखिए, जैक बोर्ड की ओर से जितना भी मॉडल सेट आया हुआ है, चाहे आपका क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो, अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए। वहां पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और आप आसानी से हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो आपका क्लास 12 का ये जो हिंदी इलेक्टिव है, इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 40 नंबर के होने वाले हैं। और अगर बात करें टाइम का, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है, पहला क्वेश्चन जो है पैसेज का है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जो पैसेज दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पढ़ना है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, जब आप पैसेज को पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज से ही मिलेगा। अगर आप पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको किस प्रकार से पैसेज के अंदर से क्वेश्चन का आंसर खोजना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि जीवन की कुंजी क्या है, धन है, स्वास्थ्य है या फिर ए और बी दोनों, यानी कि धन और स्वास्थ्य दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य सभी जीवधारियों के आनंदमय जीवन की कुंजी है। तो जीवन की कुंजी क्या हो गया आपका, तो स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य हो गया आपका यहाँ पर आंसर। कोई प्रॉब्लम हुआ? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वास्थ्य। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कौन सा जल सड़ जाता है, बहता जल, गतिशील जल, रुका हुआ जल या फिर इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप पैसेज में देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जिस प्रकार रुका जल सड़ जाता है, कैसा जल सड़ जाता है, तो रुका हुआ जल सड़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रुका हुआ जल। तो 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 3 का देखिए पशु, यहाँ पर एक डैश है, फिर पक्षी में कौन सा समास है। देखिए जब भी डैश रहेगा ना, डैश जब भी डैश रहेगा तो जानिए कौन सा समास है, द्वंद्व समास होगा। जब भी आपको डैश देखने को मिलेगा, अगर एक्चुअली में इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पशु और पक्षी। क्या हो जाएगा, पशु और पक्षी। माने जब भी आपको डैश देखने को मिलेगा, जैसे कि माता पिता, दाल भात, ठीक है, इस प्रकार से जब भी मिलेगा, जैसे रात दिन, सुख दुख, ठीक है, तो ये सब जो भी होगा आपका, जब भी आपको डैश देखने को मिले तो आप जानिएगा कि वहां पर कौन सा समास आपका होने वाला है, तो द्वंद्व समास आपका होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि खेलने से हमें क्या आ जाती है, नया प्राण वेग, नई स्फूर्ति, नई चेतना या फिर ये सभी। देखिए क्या है इसका, यहाँ पर आप पढ़िए पैसेज को, लिखा हुआ है कि जब हम खेलते हैं तो हम में नया प्राण वेग, नई स्फूर्ति और नई चेतना आ जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देखिए यहाँ पर प्राण वेग भी है, नया प्राण वेग है, नया स्फूर्ति है, नई चेतना है, तो सबका सब यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? 4 का क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप अच्छे तरीके से समझिए कि कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्लियर है? आगे देखिए, अब यहां पर आपको फिर से आगे और एक पैसेज मिलेगा, आप इसको पढ़िए, यहां से लेकर आप यहां तक पढ़िए। और यहां पर मैं आपको पैसेज तो पढ़ के सुनाऊंगा नहीं क्योंकि आपका टाइम बर्बाद होगा। सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस में और आपको मैं बताऊंगा कि पैसेज के अंदर से आपको आंसर किस प्रकार से ढूंढना है। तो देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि प्रस्तुत काव्यांश में कौन किसे ललकार रहा है, जनता सरकार को, कभी सरकार को, कभी अपनी नियति को या फिर कोई किसी को नहीं। तो देखिए यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि मैं खड़ा ललकारता हूं। कौन बोल रहा है, कवि बोल रहा है कि मैं खड़ा ललकारता हूं ओ नियति। किसे ललकारा जा रहा है, तो नियति को ललकारा जा रहा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कवि किसे ललकार रहा है, अपनी नियति को ललकार रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना सिंपल है, बात समझ में आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कृपया करुणा में किस अलंकार का प्रयोग है। यहां पर अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। देखिए अलंकार पर आपको बहुत ही जल्द एक ट्रिकी वाला और फुल कंसेप्ट वाला वीडियो मिल जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और अगर आप सेट 2 को अगर देखे होंगे तो वहां पर मैंने आपको अलंकार का ट्रिक बताया भी था और वहां पर मैंने आपको बताया था अनुप्रास अलंकार का ट्रिक। मैंने आपको क्या बताया था कि मान के चलिए कि आपके पास 2 वर्ड हो, 2 शब्द हो, ठीक है, और ये वाला, ये जो पहला वाला होगा ना, ये जिस अक्षर से शुरू होता है, अगर ये वाला भी अगर उसी अक्षर से
शुरू होगा तो इसे ही हम लोग बोलेंगे अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास दो शब्द है, कृपया है और एक करुणा है। यहाँ पर देखिए कॉ से स्टार्ट हो रहा है और ये भी आपका कॉ से स्टार्ट हो रहा है, दोनों का दोनों क्या सेम है, और जब दोनों का दोनों सेम होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, अनुप्रास अलंकार। क्लियर है। देखिए आप सेट 2 को देख लीजिए, वहां पर भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, टेंशन नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पहले यानी कल तक कभी था। पहले आप पैसेज को थोड़ा सा पढ़िए, आपको पता चलेगा क्या है। देखिए यहां पर है कि जो कि कल तक कह रहा था तुम ही हो सर्वस्व मेरी। देखिए यहाँ पर जो कवि है ना, कवि क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, मतलब किसी के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, मतलब अपने भाग्य के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पर वही बात बताया जा रहा है कि कल तक जो थे कभी क्या थे, किसी के ऊपर डिपेंड रहते थे, लेकिन अगर आज का बात करेंगे तो कभी किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि वो अपने आप में डिपेंड है, बल्कि अपने आप को इस कदर बना लिए हैं कि उसका मतलब मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, मतलब आत्मविश्वास अपने अंदर कूट कूट कर भर लिए हैं। बस यही बात है यहाँ पर। तो वही चीज देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले यानी कल तक कभी था, क्या था, भाग्यवादी था, कर्मवादी था, मानवतावादी था या फिर सुविधावादी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाग्यवादी। ठीक है, देखिए एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक मतलब जो अभी एग्जांपल चल रहा है उससे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए बहुत सारे बच्चे क्या है मतलब ये मतलब सोच कर बैठे हुए हैं कि कोरोना वायरस आएगा, फिर से हम लोग का एग्जाम नहीं होगा, हम लोग भी पिछले साल जैसा बच्चा पास किया था वैसे भी हम लोग भी पास कर जाएंगे। तो ये क्या है, ये सब जो बच्चे अपने भाग्य के ऊपर डिपेंड है, ये सब बच्चे क्या अपने भाग्य के ऊपर डिपेंड है। और बहुत सारे बच्चे क्या है कि दिन रात एकदम सुबह शाम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, एकदम अच्छे तरीके से हर एक चीज को पढ़ रहे हैं, और उन लोगों के मन में, उन लोगों के शरीर में पूरा एकदम आत्मविश्वास कूट कूट कर भर गया है। उन लोगों को लगता है कि आओ ना बेटा, कोई भी क्वेश्चन आ जाओ हम तो बनाकर आएंगे ही आएंगे। तो वही बात है यहाँ पर। ठीक है, वही बात है यहाँ पर। तो वही रहा, क्या रहा कि कल तक कभी क्या था, तो भाग्यवादी था, और अगर आज का बात करेंगे आज कभी क्या है, तो आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, आत्मविश्वास से कंप्लीटली एकदम भरा हुआ है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और 7 का हो जाएगा ए। 7 का हो गया आपका ए और 8 का हो गया आपका डी। क्लियर है, बहुत ही सिंपल, आप समझ सकते हैं कितना सिंपल है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, और यहां पर हमारी स्टार्टिंग होता है अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्न में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है, कौन संचार का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया गया जैसे कि जनसंचार है, सांकेतिक संचार है, समूह संचार है, संपादन है। अगर आप देखेंगे देखिए यहाँ पर भी संचार है, यहाँ पर भी संचार है, यहाँ पर भी संचार है, लेकिन यहाँ पर संचार नहीं है, मैंने इसका यही सही आंसर हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि संचार का सबसे बुनियादी रूप है, क्या है, मौखिक संचार, जनसंचार, समूह संचार या फिर अंत क्या है, अंत व्यक्तिक संचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंत व्यक्तिक संचार इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 का क्या होगा, 10 का आपका डी हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि जनसंचार का प्रमुख कार्य है, क्या है, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना या फिर ये सभी। तो देखिए जो जनसंचार है ना, जनसंचार के क्या क्या कार्य है, सूचना देना भी है, शिक्षित करना भी है और मनोरंजन करना भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी, मतलब 11 का क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेलीविजन। टेलीविजन इसीलिए हो रहा है, देखिए टेलीविजन में हम लोग किसी भी प्रोग्राम को, कोई भी चीज चल रहा है उसमें टेलीविजन के अंदर, तो उसको हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसलिए जो लोकप्रिय माध्यम है जनसंचार का क्या है, तो टेलीविजन ही है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि भारत में सर्वप्रथम अखबार कब छपा था, कब छपा था, तो 1780 ईस्वी में छपा था, याद रखिएगा। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 का क्या होगा, ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है दादा साहेब फाल्के को। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि छापाखाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है। यहां पर देखिए यहाँ पर एक तो सही है और बाद बाकी सारा गलत है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका सही है, 1556 और ये गोवा। ठीक है, ये सही है, बाद बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कौन वाला आपका सही नहीं है, कौन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ना ये सही नहीं है, बाद बाकी सारा का सारा सही है। क्या सही नहीं है कि फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है, ये आपका सही नहीं है, ये आपका गलत है। ठीक है, और आपको यहाँ पर गलत वाला ही चुनना है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि निम्न में से किसे किसी समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। तो जो संपादकीय होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, समाचार पत्र की आवाज बोलते हैं। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि आलेख लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। संबंधित विषय से जुड़े आंकड़ों व उदाहरणों का संग्रह हो, लेखन से पूर्व विषय वस्तु का विश्लेषण कर लिया गया हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। ये मतलब ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो आपका स्टार्टिंग होगा, यहाँ पर आपका किताब का पैसेज है। देखिए पाठ्य पुस्तक लिखा हुआ है, ये जो है ये आपका क्या है, किताब का पैसेज है। अगर आप किताब को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं ना, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा, पाठ का नाम, जो भी यहाँ पर पंक्तियां लिखा हुआ है आपको पूछा जाएगा कि ये किस पाठ का है, इसके लेखक का नाम क्या है, इसके रचयिता कौन है, इसके कवि कौन है, ये सब चीज पूछा जाता है। और ये सब जो चीज होगा वही बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे जो किताब को अच्छे तरीके से और बार बार पढ़े होंगे, वही ना दे पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, जो भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्या है कि जैसे बहन दा कहती है, जो भी है पढ़ लीजिएगा ना सर। यहाँ पर मैं अगर पढ़ने स्टार्ट करूँ तो और टाइम बर्बाद होगा, वो टाइम यहाँ पर आपका बर्बाद नहीं करना, आपका टाइम बहुत ही कीमती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्या पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बसंत आया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि खिली हुई हवा आई फिर किस आई चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये जो क्वेश्चन है आपका अलंकार पर बेस्ड है। ठीक है, देखिए अलंकार बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो जो अलंकार का जो कंसेप्ट होगा, इस पर भी एक वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, जहां पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और फुल कंसेप्ट भी बताऊंगा। इसलिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फिलहाल मैं स्किप कर देता हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें आंसर देना, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन पर इसका आंसर दे सकते हैं, और मैं आपको बाद में बताऊंगा, एकदम ट्रिक के साथ बताऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ऐसे मैंने सेट 1 में आपको बता दिया था, जो आपका अनुप्रास अलंकार होता है ना, उसका मैंने आपको ट्रिक बता दिया था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 20 को भी हम लोग स्किप कर देते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि चिड़िया के कुहकने की आवाज कहां से आ रही थी। तो ये आ रहे थे बंगले से। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 22 क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है कौन है। नहीं जो बसंत आया आपने जो पढ़ा अभी, ठीक है, जो भी पंक्तियां ऊपर लिखा हुआ है इसके रचयिता कौन है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रघुवीर सहाय। बसंत आया किसकी रचना है, रघुवीर सहाय की, रघुवीर सहाय, याद रखिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। यहाँ पर किताब का क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, कि एक कम कविता में कवि ने स्वयं को किससे हटा लिया है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगे बढ़ने की दौड़ से हटा लेते हैं कवि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि तोड़ो कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। एक कविता है जिसका नाम है तोड़ो। ठीक है, ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो उसर बंजर प्रतिभूमि को तोड़कर खेत बनाने से ही वह उपज देगी। मन में व्याप्त अरुचि और निराशा को दूर करने ही सृजन शक्ति प्राप्त की जा सकती है। धरती हो या मन, दोनों की सृजनशीलता के लिए बाधाओं को तोड़ डालना आवश्यक है, या फिर इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, मैंने सारा का सारा पॉइंट यहाँ पर संदेश देता है, ये भी सारा संदेश हमको इस कविता से मिलता है, तोड़ो कविता से। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि कार्नेलिया का गीत में भारतवासियों की क्या विशेषता बताई गई है। कि अनजान लोगों को आश्रय देना, दूसरों के दुख में दुखी होना, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि अनजान लोगों को आश्रय देना और दूसरों के दुखों में दुखी होना, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है कि सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है। ये जो सरोज स्मृति है, मतलब एक्चुअल में क्या होते हैं, मतलब जो लेखक होता है ना, लेखक की जब पुत्री मर जाती है तो उसी के याद में इस कविता को लिखा गया है। जब देखिए कोई जब मर जाता है तो शोक होता है, दुख होता है ना, तो ये जो कविता होगा किस पर मतलब बेस्ड है, शोक गीत है। ये जो कविता है कैसा है, तो शोक गीत कविता है। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 क्या है कि सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है। व्यक्तिगत स्वार्थ की, दृढ़ संकल्प की, अज्ञातवास की, या फिर इनमें से सभी। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा बी, यानी कि दृढ़ संकल्प चाहिए। अगर दृढ़ संकल्प है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से आपको एक पैसेज दिया गया है, और ये जो पैसेज ये आपकी किताब से दिया गया है, और किताब का जो पैसेज होता है और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आप तभी इसका आंसर दे पाएंगे जब आप किताब को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है।
यहाँ पर ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं, जो पंक्तियां लिखा हुआ है, इसके राइटर कौन है, इसके रचयिता कौन है। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो पंक्तियां लिखा गया है किस चैप्टर का है। तो ये जो लिखा गया है किस चैप्टर का है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा किनका है, तो प्रेमधन की छाया स्मृति इस चैप्टर का है। प्रेमधन की छाया स्मृति आप पढ़ लीजिएगा। और इसके जो राइटर है, इसके जो रचयिता है कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल है। कौन है, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 का क्या हो जाएगा, बी होगा। 29 देखिए क्या है कि जल ही खाया है, कि कुछ फलाहार भी पिया है। पंक्ति से चौधरी साहब की किस स्वभाव का पता चलता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा आपका मजाकिया। मजाकिया क्यों हो रहा है, देखिए, जल ही खाया है, ठीक है, जल खा रहा है और फल पी रहा है, तो क्या मजाकी तो हो रहा है ना। जल खाया थोड़ा नहीं जाता है, फल पिया थोड़ा नहीं जाता है, फल खाया जाता है और जल पिया जाता है, ऐसा बोलना चाहिए। तो ये मजाक करके इस बात को बोले होंगे, तो इसलिए यहाँ पर जो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि फलाहार का संधि विच्छेद होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फल जोड़ आहार। क्या हो जाएगा, फल जोड़ आहार। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि उपरोक्त पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रेमधन की छाया स्मृति से लिया गया है, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास। 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं क्या है कि मिर्जापुर में किसने हिंदी पुस्तकालय खोला था। ठीक है, मिर्जापुर में किन्होंने हिंदी पुस्तकालय खोला था, आपको बताना है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित केदारनाथ जी पाठक ने। ठीक है, किन्होंने, तो पंडित केदारनाथ जी पाठक ने खोला था। 34 क्या है कि पाठशाला के वार्षिकोत्सव में वृद्ध महाशय ने बच्चे से क्या कहा, बच्चे से क्या कहा था। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इच्छानुसार इनाम मांगने के लिए कहा। क्या बोला, तुम इच्छानुसार इनाम मांग लो, जो मांगना है मांग लो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि गुल मोहम्मद आगा कितने वर्ष पहले हरगोविंद के गांव में आया था। कितने वर्ष पहले आया था, तो 5 वर्ष पहले आया था। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 वर्ष। क्लियर है, 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 36 क्या है कि वो आपके ही नहीं हमारे भी नेता है। यहाँ किस नेता के बारे में कहा गया है, तो यहाँ कहा गया है महात्मा गांधी के बारे में। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। देखिए प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो लिखते थे धनपत राय। क्या लिखते थे, धनपत राय। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि भैरों को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भड़काने में किसकी भूमिका थी। जो भैरों है ना, भैरों को सूरदास के खिलाफ भड़काया था, कौन भड़काया था, कौन उकसाया था, आपको बताना है। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जगधर ने भड़काया था और उकसाया था। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि भैरों ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई। ठीक है, तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभागी और सूरदास के बीच अवैध संबंध के शक में, अवैध संबंध के शक में, मतलब सुभागी और सूरदास जो थे इन दोनों के अवैध संबंध के, मतलब अवैध संबंध के शक को लेकर इनके, मतलब जो सूरदास की झोपड़ी थी ना उसमें आग लगा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा सेट 3 खत्म, फिर बचेगा सेट 4 और सेट 5। और आपको किस किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसी सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, खाली आप लोग तैयारी करते रहिए। सूरदास को किस बात का दुख था। ठीक है, 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुपयों की पोटली खो जाने का, रुपयों की पोटली खो जाने का सूरदास को दुख था। तो यहाँ पर हो गया, ये हमारा जो भी था आज का सेशन खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर आपको 40 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके आपके जितना भी दोस्त है सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।